Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nain and today we are going to discuss the absolute potential energy. This is a very compact और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके वर्क का और एनर्जी के रिलेशन का। यहाँ से आप देखेंगे कि आप वर्क डन को कैलकुलेट करते हुए किस तरह से उससे एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जो है ये क्या है। तो चूंकि एक ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है तो आप इसको हम इसको बगैर किसी डिले के इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे। सो डेफिनेशन में क्या है, द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन पोजीशन इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन टू द इंफिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो। ये देखिए, ये उन्होंने अर्थ जो है ये दिखाई हुई है और अर्थ का ये सेंटर ऑफ द अर्थ है और ये इसकी सरफेस है। अब अगर आप अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को उठा के इतना दूर ले जाएं और इतना ऊपर ले जाएं कि उसको आप इन्फिनिटी तक ले जाएं, यानी कहने का मकसद है कि जो उसका लास्ट पॉइंट एन है ये अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो इस तरह की सिचुएशन में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से उठा के इतनी ऊपर ले जाते हैं कि आप उसे ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाएं और अप टू इन्फिनिटी, जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो जीरो हो जाए, तो उस वक्त जो वर्क डन होता है उस इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अप टू द इन्फिनिटी, उस वर्क डन को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, बल्कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे कि वो काम जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से उठा के टू द पॉइंट अप टू द इन्फिनिटी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव कराते हैं और उसे ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाते हैं और इतना जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो जीरो हो जाए, तो इसलिए उस वर्क डन को फिर हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपने यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन करनी है। एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन में आपने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है। इसको नेक्स्ट पैराग्राफ से आप स्टार्ट करिएगा हेडिंग देके, एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन। सो द रिलेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। जो आपका वर्क डन का कैलकुलेशन होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि वर्क डन जो है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स या जो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला mgh के इक्वल होता है। ये इसका रिलेशन है वर्क डन का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से, कि दोनों आपने देखा था कि वर्क डन जो है वो बराबर होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, विच इज इक्वल टू mgh। दिस इज ट्रू ओनली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो रिलेशन है वर्क और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का mgh के इक्वल होता है। आपको पता है वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट। ये रिलेशन तभी पॉसिबल है जब आपकी ऑब्जेक्ट अर्थ के नजदीक होगी। ठीक है, यानी जब आपकी अर्थ जो है आप उसको ग्रेविटी से बाहर नहीं लेके जा रहे, जब आपका वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नियर द कांस्टेंट, जब आप उसे नियर द अर्थ कंसीडर करते हैं, यानी ग्रेविटी के अंदर रहते हुए जब आप बात करते हैं, तब आपका वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होता है। ठीक है, जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो तकरीबन कांस्टेंट होती है। बट इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस, लेकिन अगर आप उसको बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं लार्ज डिस्टेंस तक इन द स्पेस के अंदर, लेट पॉइंट 1 to 1, ये देखिए आपने स्पेस के अंदर 1 2 3 4 अप टू सोन एन पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, सपोज कर लें। लेट का मतलब है कि आप सपोज कर रहे हैं कि आप ऑब्जेक्ट को इतना दूर लेके जा रहे हैं अर्थ से कि आपने उसको स्पेस में पॉइंट 1 से लेके n तक आप उसको सपोज कर लें। सो इन द ग्रेविटेशनल फील्ड देन, और अभी आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, अभी हम n को अभी हमने इन्फिनिटी कंसीडर नहीं किया, इसको हम इन्फिनिटी करेंगे लास्ट में कंसीडर। अभी हम उसको पॉइंट्स को 1 से लेके n तक विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इतनी दूर ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे जमीन से, जमीन के नजदीक रहेंगे अगर आप, तो फिर तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर तब तो वर्क डन और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगे, विच इज इक्वल टू mgh। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को इतनी दूर लेके जा रहे हैं स्पेस में 1 से लेके n पॉइंट्स के लिए, इंटरवल्स के लिए, तो फिर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप अपने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर लेके जा रहे हैं अर्थ से, हालांकि आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही मौजूद हैं, अभी आप स्पेस में नहीं गए, यानी अभी आपने ग्रेविटी को छोड़ा नहीं है, ग्रेविटी से बाहर नहीं गए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऐसी सिचुएशन में जब आप जमीन से बहुत दूर चले जाते हैं तो वो कांस्टेंट नहीं रहती। सिंस इट वेरीज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, फिर वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड आपकी तभी तक रहते हैं जब तक आप जमीन के करीब रहते हैं।
जब आप ज़मीन से इतनी दूर चले जाते हैं कि आप जो है वो स्पेस में 1 से लेके n पॉइंट्स तक चले जाएं, अभी बेशक आप ग्रेविटी के अंदर भी होंगे, तो अगर आप इतनी दूर चले जाएंगे ज़मीन से तो वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, यानी r स्क्वायर के। यानी वहाँ पे जो आपकी ग्रेविटी है g, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी, ये कहने का वो कोशिश कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ठीक है। अब इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए वी डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 एंड n इनटू स्मॉल स्टेप्स ईच ऑफ लेंथ डेल्टा आर। ये देखें ये अब आप इसको ये डायग्राम को एक्सप्लेन करें कि आप उस डिस्टेंस को 1 से लेके n तक का जो आपने डिस्टेंस लिया, इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम डिवाइड करेंगे इस डिस्टेंस को 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन n इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे, स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे। हर 2 स्टेप्स यानी 1 और 2 की जो डिस्टेंस है बिटवीन एवरी 2 स्टेप जो है वो क्या है, डेल्टा आर के स्मॉल डिस्टेंस है। अब ये देखिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर आप इंटरवल 1 का जो डिस्टेंस ले रहे हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वो r1 होगा, इंटरवल 2 का जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वो r2 होगा, और हर 2 इंटरवल का जो आपस में डिस्टेंस होगा वो बहुत स्मॉल होगा, विच इज डेल्टा आर। ठीक है। और अगर आप इन 2 इंटरवल्स के सेंटर से आप फासला ले लें फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो वो आपका एवरेज डिस्टेंस r होगा। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज, ये एवरेज डिस्टेंस r की वैल्यू और डेल्टा r जो है वो स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन इंटरवल 1 एंड 2, हम इधर देखते हैं कि हमने इसकी कैसे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। तो ये इन्होंने बता दिया, इफ r1 एंड r2 आर द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप दैट इज डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 कैन बी कैलकुलेटेड। हम सिर्फ इधर पहले 1 से लेके 2 इंटरवल के दरमियान में सारी कैलकुलेशन करेंगे और बाद में हम उसे जर्नलाइज कर देंगे तमाम इंटरवल्स के लिए। ठीक है। तो बेसिकली हम जो वर्क डन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जिससे हमें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड हमें मिल जाएगी। पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को एनालाइज करेंगे, उसके बाद एट द एंड जब हम एन को इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे और अपने रिजल्ट को जर्नलाइज करेंगे, तो फिर हम उससे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेन चीज़ है कि हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है इंटरवल 1 और 2 के दरमियान में। तो उसके लिए सबसे पहले ये मैंने आपको बताया कि ये जो 1 और 2 के दरमियान में से अगर आप बिल्कुल सेंटर से अगर आप डिस्टेंस ले लें फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये आपका एवरेज डिस्टेंस होता है r। इसको आप उसका एवरेज डिस्टेंस कहते हैं बिटवीन इंटरवल 1 एंड 2। 1 और 2 के दरमियान में जो आपने एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट किया है वो आपका r है। एवरेज कैसे निकालते हैं, r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2, यानी सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये उसी तरीके से हमने उसका एवरेज डिस्टेंस निकाला है। सो r शुड बी इक्वल टू r1, यानी इंटरवल 1 का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ प्लस इंटरवल 2 का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इंटरवल 1 एंड 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। 1 और 2 इंटरवल का एवरेज डिस्टेंस हमने सेंटर ऑफ अर्थ से निकाला है। ठीक है। अब इन दोनों इंटरवल 1 और 2 का हमने चेंज इन डिस्टेंस, यानी चेंज इन इंटरवल जो आ रहा है, जो स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस 1 और 2 इंटरवल के दरमियान में जो आ रहा है वो क्या है, वो है डेल्टा आर। सो डेल्टा आर जो है वो स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस है, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। और ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, बिटवीन इंटरवल 1 एंड 2, क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन इस वक्त किसके लिए कर रहे हैं, इंटरवल 1 और 2 के लिए। ठीक है। तो वो डेल्टा आर किसके इक्वल हो जाएगा, r2 माइनस r1। ठीक है। डिस्टेंस में जब भी चेंज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, फाइनल डिस्टेंस r2 जो कि इससे बड़ा है माइनस छोटे वाला जो डिस्टेंस होता है r1। सो दिस इज r2 माइनस r1। ठीक है। दिस इज डेल्टा आर। तो तब अगर आप अब ये डेल्टा आर की वैल्यू से ये निकालना चाहते हैं तो आप r2 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो r2 किसके इक्वल आएगा, यहाँ से r1 जो माइनस है ये इस तरफ ले जाए। सो दिस इज r2 इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा आर। तो ये रिलेशन आप यहाँ से r2 की निकाल सकते हैं। इस रिलेशन को जो आपने इधर r2 की निकाली है, यू कैन पुट इन दिस, यहाँ पे आप r2 की जगह एवरेज के अंदर इसकी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है। एवरेज में जो आपने r2 की वैल्यू लिखी हुई है, तो आप ये वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और देखते हैं क्या रिलेशन आता है। So this is r is equal to r1
प्लस एवरेज डिस्टेंस में जो R2 था उसकी जगह आपने अब क्या पुट कर दिया, R1 प्लस डेल्टा R और डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज R1 प्लस R1 जो है ये 2R1 हो जाएगा, और 2R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2, अगर आप 2 को बारी बारी दोनों से डिवाइड करेंगे सो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा R1 के साथ नीचे, और 2 सिर्फ आ जाएगा डेल्टा R के नीचे। सो दिस इज R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2। यह आपकी क्वेश्चन 4.12 हो गई। यानी हमने क्या किया कि ये R1 और ये R1 जो है ये 2R1 था ना, तो 2R1 को, और ये जो 2 है ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर में है ना, दोनों के नीचे है, तो 2R1 से जब वो डिवाइड होगा तो उसका 2 कैंसिल कर देगा, वो R1 रह जाएगा, और जब डेल्टा R से डिवाइड होगा तो उसके नीचे आ जाएगा। सो दिस इज R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपने वो जो चेंज इन, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस और एवरेज डिस्टेंस, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस से एवरेज डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की है, कि आपने एवरेज डिस्टेंस, वो जो स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस है, आपने एवरेज डिस्टेंस के अंदर R2 की वैल्यू पुट की है। ठीक है, ये जो भी आपने पीछे से निकाली थी R2 की वैल्यू, ये वही वैल्यू आपने वो वैल्यू इधर पुट करके यहाँ से R की वैल्यू निकाली है। अब आप आ जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स F एट द सेंटर ऑफ द स्टेप। अच्छा, ये फार्मूला वो है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कि फ्रॉम द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला कहाँ से आया आपके पास, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये वहां से आया। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको क्या कहता है कि F इज इक्वल टू G(m)m ओवर R स्क्वायर। कैपिटल M जो है वो इधर मैस ऑफ अर्थ को शो कर रहा है, और स्मॉल m जो है वो उस ऑब्जेक्ट के मैस को शो कर रहा है जो उसको आप डिस्प्लेस कर रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ से लेके, जहां आप ऊपर लेके जा रहे हैं, इंटरवल 1 2 अप टू सो ऑन, उसको लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो वो स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसको आप मूव करा रहे हैं अर्थ से वे, वो उसका मैस है। तो कैपिटल G जो है वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। ये आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इसकी कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन होती है। ये ऑलमोस्ट 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस कांस्टेंट की वैल्यू, और R वही एवरेज डिस्टेंस जो अभी आपने ये कैलकुलेट किया, दिस R स्क्वायर। ठीक है, तो स्मॉल m इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये इन्होंने बता दिया, कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, एंड G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी। नाउ वी टेक द स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन 4.12। ये जो आपने इक्वेशन 4.12, ये जो R की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी कि R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2, इसका हम स्क्वायर लेंगे। इसका स्क्वायर इसलिए लेंगे क्योंकि ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने लिखा है उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आपने लिखी है उसमें हमें R स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें पहले इस R का स्क्वायर करना पड़ेगा। इस R का स्क्वायर आप कैसे करेंगे कि आप टेक द स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर लें। जब आप स्क्वायर करेंगे सो दिस इज R स्क्वायर इज इक्वल टू, लेकिन राइट हैंड साइड पे A प्लस B का होल स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस इज R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। सो दिस होल स्क्वायर इज A प्लस B का होल स्क्वायर। आप इसे कैसे खोल सकते हैं, A स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर प्लस 2AB यानी 2 टाइम्स ऑफ R1 डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। सो 2R1 डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर। B स्क्वायर क्या है, डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। Now as the delta R का स्क्वायर इज वेरी मच लेस देन द R1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डेल्टा R आपको पता है, मैंने पहले ही कहा था कि ये बहुत स्मॉल चेंज है बिटवीन द इंटरवल 1 एंड 2। ठीक है, किसी भी दो इंटरवल्स के दरमियान में जो आपने डिस्टेंस ले रहे हैं 1 और 2 के, 1 और 2 का भी हम ले रहे हैं ना, इसी तरह आप 2 और 3 का ले सकते हैं, 3 और 4 इंटरवल का जो चेंज है, तो हर चेंज जो है इंटरवल, हर दो इंटरवल्स के दरमियान में वो बहुत स्मॉल है। तो इसका स्क्वायर और भी स्मॉल होगा, क्योंकि स्मॉल वैल्यू का जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो और भी ज्यादा स्मॉल हो जाता है। सो दिस डेल्टा R स्क्वायर इज वेरी मच लेस देन द R1 स्क्वायर। सो दिस टर्म कैन बी निग्लेक्टेड। आप इस टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हैं, इस वाली टर्म को। ठीक है, सो यू कैन निग्लेक्ट दिस टर्म, और जब आप इस टर्म को निग्लेक्ट कर देंगे तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, सो दिस इज R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस ये 2 से कैंसिल होने के बाद R1 इंटू डेल्टा R। नो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल्टा R हेयर। आपने डेल्टा R की वैल्यू जो पीछे पड़ी थी, क्या थी डेल्टा R की वैल्यू, R2 माइनस R1। डेल्टा R बेसिकली इज द स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन इंटरवल 1 एंड 2 की अभी हम चूंकि बात करें, सो R2 माइनस R1 के इक्वल था, ये आपने पीछे पढ़ा है। सो दिस इज R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू डेल्टा R की जगह आप R2 माइनस R1 कर सकते हैं। अब जब आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो एक स्टेप बेशक आप इंक्रीज कर लें यहाँ पे। सो दिस इज R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2
और माइनस R1² ऐसे बन जाएगा। अब माइनस R1² और प्लस R1² जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी आपके पास ये रह जाएगा दिस इज R1 इंटू R2, ये R² की वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, नो यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ R², कहाँ के लिए हमने निकाली थी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पुट करने के लिए यहाँ पे, तो आप वहाँ पे उधर पुट कर सकते हैं। सो दिस इज F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R1 R2, ये अब आपके पास आ गई न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हमने जो अब वैल्यू निकाली है R² की वैल्यू पुट करके। सो एज दिस इज द फोर्स इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल डेल्टा आर, सो द वर्क डन, अब आपने कंसीडर ये किया कि फोर्स तकरीबन कांस्टेंट है 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 जो आपका इंटरवल है उसके दरमियान में चूंकि डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, डेल्टा आर डिस्टेंस है इंटरवल 1 और 2 के दरमियान में, इसलिए उसका जो वर्क डन ड्यू टू द कांस्टेंट फोर्स जो है वो आप किस तरह से लिख सकते हैं, बिटवीन इंटरवल 1 एंड 2। सो द वर्क डन 1 से लेके 2 तक कितना वर्क होगा, यानी आप 1 से ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं 2 तक, तो F डॉट डेल्टा आर, F इज द कांस्टेंट फोर्स डॉट डेल्टा आर, जो स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस आपने देखा था बिटवीन इंटरवल 1 एंड 2, तो आप पुट कर सकते हैं वैल्यू। अब जब डॉट प्रोडक्ट को, पहले तो आप डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे ना, जब डॉट को खोलेंगे तो आपको पता है कॉस थीटा आएगा। अब थीटा क्या है, थीटा है यहाँ पे 180, कैसे 180 बन रहा है ये देखें आप, ये अपनी लास्ट फिगर देखें, हम मूव करा रहे हैं अपनी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम इंटरवल 1 टू इंटरवल 2 अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और हम मूव करा रहे हैं ऑब्जेक्ट को 1 से 2 की तरफ, ऊपर की तरफ। तो जब ये एंटी पैरेलल वाली सिचुएशन है तो इन दोनों के दरमियान में वो जो एंगल बनेगा दैट शुड बी 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, हम ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्रॉम इंटरवल 1 टूवर्ड्स इंटरवल 2, तो जो एंगल बनेगा वो 180 का, यानी एंटी पैरेलल की जो सिचुएशन होती है वो यहाँ पे कंसीडर करेंगे और 180 का एंगल लेंगे। जब ये कॉज ऑफ 180, आपको पता है कॉज 180 क्या होता है, -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉज 180, कॉज 180 इज इक्वल टू -1। सो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो दिस इज, और साथ कॉस 180 की वैल्यू भी माइनस आपने पुट करनी है, साथ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जब आपने R² की वैल्यू पुट की थी तो ये जो फॉर्म आई थी F की वैल्यू कांस्टेंट फोर्स की विच इज GMM ओवर R1 R2 वो भी पुट करेंगे और साथ ही डेल्टा R जो इसके साथ है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्म बन जाएगी इसकी। उसके बाद द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वर्क हैज टू बी डन ऑन द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव साइन इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट हो रही है, इसलिए। ठीक है, अब आप इसमें डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है, R2 माइनस R1, ये हमने यहाँ पे पुट की डेल्टा आर की जगह। सो वर्क डन 1 to 2 इज इक्वल टू -GMM, जी भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मैस ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट होता है और हमने और वो जो ऑब्जेक्ट लिया है जिसको हम मूव करा रहे हैं फ्रॉम इंटरवल 1 to 2 उसका मैस भी कांस्टेंट है। ठीक है, और नीचे R1 और R2 की वैल्यू है। डेल्टा आर की वैल्यू जब आप इधर पुट करेंगे वो जो स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम इंटरवल 1 टू इंटरवल 2 व्हेन वी मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंटरवल 1 टू इंटरवल 2, तो वो जो स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस आता है वो R2 माइनस R1 वो आपने इधर पुट कर दिया। अब आप क्या करेंगे कि इसको बारी बारी दोनों से डिवाइड, यानी R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 और माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, क्योंकि R1 R2 दोनों के डिनोमिनेटर में है ना, तो वो R2 के नीचे भी डिवाइड होगा और R1 के नीचे भी डिवाइड होगा। ठीक है, यानी इस तरह से इस स्टेप को आप ये R2 ओवर R1 R2 और माइनस R1 ओवर R1 R2 इस तरह से दोनों से डिवाइड होगा। अब इस सिचुएशन में ये पहले वाले केस में R2 कैंसिल हो जाएगा R2 से, और सेकंड केस में R1 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से आपके पास क्या रह जाएगा, दिस इज 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, ये चीज रह जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे R2 पहले केस में R2 कैंसिल हो जाएगा, दूसरे जब आप डिवाइड करेंगे तो सेकंड वैल्यू के अंदर से R1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू रह जाएगी कि वर्क डन 1 से लेकर 2 इज इक्वल टू -GMM इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, ये फाइनल आपका रह जाएगा। इसी तरह अब ये आपने वर्क डन कैलकुलेट किया इंटरवल 1 से लेके इंटरवल 2 तक का। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वर्क डन ड्यूरिंग द सेकंड स्टेप इन विच द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 2 to 3, यानी आप सेकंड इंटरवल 2 से लेके 3 जो आपका स्टेप है, ये देखें, या आप यहाँ से या आपने ये तो भी आपने वर्क डन निकाला है 1 से लेके 2 तक लेके जाने के लिए बॉडी को। इसी तरह आप वर्क डन 2 से 3 तक लेके जाने के लिए कर सकते हैं। इसी तरह आप वर्क डन 3 से 4 तक लेके जाके कर सकते हैं। इसी तरह आप लास्ट में n
n से एक पीछे वाला इंटरवल जो है हम उसको कंसीडर करते हैं, दैट इंटरवल शुड बी n-1। ठीक है, तो वो जो वर्क डन आप करेंगे n-1 से n तक लेके जाने के लिए, इस तरह आप उसको भी कर सकते हैं। तो ये फाइनल हमारे लास्ट 2 इंटरवल्स होंगे n-1 से लेके n तक के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह आप हर इंटरवल के दरमियान में आप उसका वर्क डन निकाल सकते हैं। सिमिलरली करके अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ कंसीडर करेंगे और ये देखें कि वर्क डन जो 2 से 3 है आपका, वो -GMM इंटू 1/R2 -1/R3, जिस तरह ये पहले इक्वल था 1/R1 -1/R2। अब आप सिमिलरली करके आप इसको, वो जो वर्क डन है 2 से 3 का, वो आप, ये तो कांस्टेंट वैल्यूज है ना बाहर, अंदर आप लिख सकते हैं 1/R2 -1/R3। ठीक है, एंड द वर्क डन इन द लास्ट स्टेप, लास्ट 2 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए कि वर्क डन n-1 से लेके n तक का जो वर्क डन है वो -GMM इंटू 1/Rn-1 -1/Rn। इस तरह से आप वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। Hence the total work done in displacing the body from the point 1 to the point n is calculated by adding up the work done due to all these steps। अगर आप टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं अब, क्योंकि ये टोटल वर्क डन ही आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, तो आप इन तमाम वर्क डन को सम अप कर लें। जब आप इन तमाम, यानी वर्क डन 1 से 2 प्लस वर्क डन 2 से 3 प्लस अप टू सो ऑन वर्क डन n-1 से n, इन तमाम वर्क डन को आप क्या करें, ऐड अप करें। जब आप इन्हें ऐड करेंगे, -GMM इन सब में कांस्टेंट है, उसे बाहर रहने दें, अंदर हो जाएगा 1/R1 -1/R2 प्लस 1/R2 -1/R3 प्लस अप टू सो ऑन 1/Rn-1 -1/Rn, इस तरह से। अब होगा ये, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखें तो ये -1/R2 जो है ये प्लस 1/R2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसके आगे आने वाला जो माइनस टर्म है -1/R3, वो उससे आगे आने वाली +1/R3 से कैंसिल आउट हो जाएगी। और इसी तरीके से ये 1/Rn-1 जो प्लस के साथ है, इससे पीछे एक नेगेटिव टर्म होगी, वो अपनी उस नेगेटिव टर्म से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यानी सेंट्रल सारी वैल्यूज जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी एक दूसरे से, और सिर्फ आपके पास एक पहली टर्म बचेगी और एक आपकी लास्ट टर्म बचेगी। यानी आप इसे लिख सकते हैं, टोटल वर्क डन शुड बी इक्वल टू -GMM इंटू 1/R1 माइनस आखिरी टर्म बचेगी 1/Rn। ठीक है, तो ये आपका टोटल वर्क डन होगा। अगर आप इसको खोल के लिखना चाहते हैं, आप इसे और 2-3 वैल्यूज के लिए लिख सकते हैं। 2 से 3 के बाद 3 से 4 के लिए लिख के देखिए, सेंट्रल सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म रहेगी पॉजिटिव के साथ और लास्ट टर्म रह जाएगी नेगेटिव वाली। ठीक है, अब आपने क्या किया है, अभी तक आपने जो पॉइंट n है उसको इनफाइनाइट कंसीडर नहीं किया, क्योंकि ये जो टोटल वर्क डन है ये तो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को शो कर रहा है। जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो फिर हमें n को इन्फिनिटी लेना पड़ेगा कि अगर आपका पॉइंट n जो है वो सिचुएट होता है एट इन्फिनिटी, इफ द पॉइंट n इज सिचुएटेड एट एन इन्फिनिटी डिस्टेंस, तो फिर हम n को इन्फिनिटी ले सकते हैं। और जब n इन्फिनिटी होगा तो ये जो Rn है आपका, ये इन्फिनिटी को शो करेगा, और 1/∞, 1/Rn की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट शुड बी 0, क्योंकि 1/∞ की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। तो यहाँ से 1/Rn शुड बी 0। नो योर टोटल वर्क डन इज इक्वल टू -GMM इंटू 1/R1, क्योंकि 1/Rn जो है ये तो टर्म 0 हो गई ना। जब ये टर्म 0 हो गई तो सिर्फ आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ R1 बचेगा, इस तरह से। तो अब ये आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ द वर्क डन फ्रॉम द पॉइंट 1 अप टू द पॉइंट इन्फिनिटी, क्योंकि हमने n को अब क्या ले लिया है, इन्फिनिटी, तो ये वो टोटल वर्क डन है जो हुआ है जब आपने उस ऑब्जेक्ट को उठाया है पॉइंट 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक ले गए। देयरफॉर द जर्नल एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी सिचुएटेड एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, तो ये आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल वर्क डन को अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कि u इज इक्वल टू -GMM। जर्नली आप, क्योंकि फिर 1 2 कुछ नहीं ना लिखते, जब आप जर्नल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो फिर आप उसे ऐसे लिखेंगे कि अपनी टोटल वर्क डन को जो है वो आप u से रिप्लेस कर देंगे, और ये जो नीचे R1 है, R1 की बजाय आप जर्नली उसको R लिख सकते हैं डिस्टेंस R के लिए, एट एनी एवरेज डिस्टेंस R के लिए आप उसको लिख सकते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये आपके पास जर्नल एक्सप्रेशन अब आप उसकी लिख रहे हैं, ये वाली फॉर द, किसके लिए जर्नल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आप एट एनी डिस्टेंस R ये लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एब्सोलूट वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी, इसको हम
एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। एब्सोल्यूट वैल्यू तब आती है आपके पास जब आप अपने ऑब्जेक्ट को इंटरवल 1 से लेके अप टू द पॉइंट इन्फिनिटी तक जब आप ले जाते हैं तब आपके पास उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो 0 हो गई है, ठीक है। सो दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये आपने उसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब मजीद इसको ये है कि नो दैट वी व्हेन आर इंक्रीजेस यू बिकम्स लेस नेगेटिव। अब ये देखें आप इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर आप आर को, क्योंकि आर जो है वो डिनोमिनेटर में ना, तो आर का और यू का जो है वो इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव भी आ रहा है, यू की रिलेशन में नेगेटिव का साइन आ रहा है। इसका मतलब है कि जब आप आर को इंक्रीज करेंगे तो ये चूंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, तो आर को इंक्रीज करने से यू जो है वो लेस नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है। तो दैट्स वाई इसके लेस नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी विद रिस्पेक्ट टू आर। हालांकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और अगर आर इंक्रीज होता तो इसको डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसके अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है तो इस नेगेटिव साइन की वजह से इसका वो जो इन्वर्स रिलेशन है वो एक तरह का डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप आर इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस नेगेटिव होगी और लेस नेगेटिव होने की वजह से वो इंक्रीज करेगी। सो द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द आर। ये चीज इन्होंने आपको यहाँ पे आगे बताई हुई है कि note that when r increases u becomes less negative and that is it increases। इसका मतलब है वो increase करेगी। It means when we raise a body above the surface of earth its potential energy increases। अगर हम बॉडी को रेज करेंगे यानी लेके जाएंगे, वर्क डन कराएंगे सरफेस ऑफ अर्थ से अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसको मूव कराएंगे, अबव मूव कराएंगे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी उस नेगेटिव साइन की वजह से। अदरवाइज तो उसको डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करना चाहिए था, लेकिन चूंकि उसके अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो यू जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है जो लेस नेगेटिव होगी उसका मतलब है वो इंक्रीज करेगी। सो द चॉइस ऑफ द 0 पॉइंट इज आर्बिट्री एंड ओनली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज सिग्निफिकेंट। वो जो उसका डिफरेंस है पोटेंशियल का 0 पॉइंट लोकेशन जो चॉइस है वो आपकी आर्बिट्री चॉइस है। आप डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान में भी ले सकते हैं। सो whether we consider the surface of earth or the point at infinity as zero potential energy reference, यानी चाहे हम surface of earth का ले लें या फिर point infinity पे consider कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसको zero potential energy point भी ले सकते हैं या फिर कोई point surface of earth के ऊपर भी ले सकते हैं reference point के तौर पे। So the change in potential energy as we move a body above the surface of earth will always be positive। तो जो भी change आप potential energy का निकालेंगे between two points वो हमेशा positive ही आएगा। जरूरी नहीं है कि आप उसे इन्फिनिटी तक लेके जाएं तो ही वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अबव जब आप मूव कराएंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे आप जमीन के ऊपर किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान में वो चेंज निकालें। तो आप जरूरी नहीं है कि उसको इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे तो फिर ही वो चेंज आपका जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 0 रेफरेंस पॉइंट या 0 पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट आपको पता है ना, वो पॉइंट होता है जब आप उसको इन्फिनिटी पे लेके गए थे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इन्फिनिटी तक ही लेके जाएंगे तो आपका वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव आएगा। वो वैसे भी किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान में भी जब आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, जब आप उसे सरफेस ऑफ अर्थ से अबव मूव कराएंगे यानी अवे मूव कराएंगे ऊपर की तरफ, तो भी उसका चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, चाहे आप उसे इन्फिनिटी तक लेकर जाएं या ना लेके जाएं। नो यू कैन राइट डाउन द कंक्लूजन कि नाउ द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज फाउंड टू बी बाय पुटिंग r इज इक्वल टू कैपिटल R विच इज द रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे स्मॉल r ऊपर इन्फिनिटी तक लेके जाएं। हमने कहा है कि आप सरफेस ऑफ अर्थ तक भी अगर आप उसको कंसीडर सरफेस ऑफ अर्थ के अंदर रहते हुए भी किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान में जब आप उसे अवे मूव कराएंगे, ग्रेविटी के ऊपर की तरफ मूव कराएंगे, तो भी पोटेंशियल एनर्जी में बिटवीन 2 पॉइंट्स जो चेंज है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो हम स्मॉल r को कैपिटल R विच इज द रेडियस ऑफ अर्थ वो कंसीडर कर सकते हैं। सो द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आप उसको लिख सकते हैं, जो आपके एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप उसको U और नीचे G जो है वो लिख सकते हैं। उसके साथ G जो है वो इस चीज की अलामत है कि अब हम उसको ग्रेविटी को 0 पॉइंट तक नहीं लेके जा रहे, 0 रेफरेंस पॉइंट तक नहीं लेके जा रहे, जैसे हम कह रहे थे कि हम पहले उसे इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि वहां ग्रेविटी 0 थी ना।
तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसको ग्रेविटी 0 पॉइंट तक लेके जाएं। सो हम इसको यूजी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी आपका जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो इक्वल होगा -G(m)m, और स्मॉल आर की जगह अब आप कैपिटल आर पुट कर सकते हैं, विच रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर रहते हुए भी बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स जब आप अपनी वर्क डन कराते हैं और ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उस वक्त भी आपका जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वही फॉर्म आती है जैसे आपने उसको इन्फिनिटी तक लेके जाके वर्क डन देखा कि, लेकिन बस फर्क ये आएगा कि वो स्मॉल आर की जगह अब आप कैपिटल आर विच इज द रेडियस ऑफ अर्थ वो यूज कर सकते हैं, और यू के नीचे अब आप जी की वैल्यू भी जी भी डाल सकते हैं, क्योंकि जी अब आपका एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसको इन्फिनिटी तक मूव नहीं करा रहे। विद इन द सरफेस ऑफ अर्थ के अंदर रहते हुए भी हम उसको बाउंड्री ऑफ द अर्थ के अंदर रहते हुए भी हम बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स हम देखेंगे कि जो आपकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव आती है जब आप उसे अवे मूव कराते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ मूव कराते हैं। सो द नेगेटिव साइन शोज दैट द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर मास m इज अट्रैक्टिव, यानी हमने देखा कि नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि अब आपकी जो अर्थ्स ग्रेविटेशन फील्ड है मास m के लिए वो अट्रैक्टिव है। द अबव एक्सप्रेशन गिव्स द वर्क और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द बॉडी आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशन फील्ड वेयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज 0। ठीक है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड है वो अट्रैक्टिव फील्ड है, और ये जो एक्सप्रेशन है वो आपको वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड की फॉर्म दे रहा है टू टेक द बॉडी आउट ऑफ द अर्थ तक, ताकि आप इतना वर्क डन कर सकते हैं कि आप आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको बाहर लेके जा सकते हैं। तो ये वो वर्क डन होगा या ये वो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जो आप वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर लेके जाने के लिए रिक्वायर्ड होगी। वेयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज 0, और जमीन के लिहाज से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी। ठीक है, यानी जमीन के लिहाज से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वो 0 होगी। हम इसको अवे फ्रॉम द अर्थ जब मूव कराते हैं ऊपर की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द अर्थ, तो फिर हम अगर उसे इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर लेके जाना चाहते हैं, तो हमें कम से कम ये जो एक्सप्रेशन जो आपने वर्क डन का कैलकुलेट जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है, इतना वर्क आपको कराने की जरूरत पड़ेगी या इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जिससे वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जा सकता है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि किस तरह से आपके ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जा सकती है, और उसे उसके बाहर जाने के लिए, ग्रेविटी को छोड़ के बाहर जाने के लिए, स्पेस में जाने के लिए कितनी एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होगी। तो ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में ये जो डू यू नो में हम देख सकते हैं कि देयर इज मोर एनर्जी रीचिंग द अर्थ इन 10 days ऑफ सनलाइट देन इन ऑल द फॉसिल फ्यूल्स ऑन द अर्थ, यानी जितने फॉसिल फ्यूल है जमीन के ऊपर, कोयला है, जो भी धातें हमारे पास मौजूद है, अगर हम उन सबको भी बर्न आउट कर दें और तो उतनी एनर्जी हमें वो फिर भी आपके पास मोर एनर्जी, उतनी एनर्जी हमें नहीं मिल सकती जो हमें सनलाइट से मिल रही है। सो देयर इज मोर एनर्जी रीचिंग द अर्थ इन 10 days ऑफ सनलाइट, जमीन के सनलाइट से हमें जमीन में 10 दिन में उतनी एनर्जी मिलती है जितनी आपको जितना भी फॉसिल फ्यूल अर्थ पे उसको भी बर्न कर ले उससे भी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इतनी हाई एनर्जी सोर्स है आपकी सनलाइट। ठीक है, सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ये टिडबिट्स में बताया कि मोर कोल हैज बीन यूज्ड सिंस 1945 देन वाज यूज्ड इन द होल ऑफ द हिस्ट्री बिफोर दैट, और 1945 से लेके ऑनवर्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा कोल यानी कोयला यूज किया जाता है, क्योंकि उससे एनर्जी जो है वो हमारा बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है। ये बताया उन्होंने कि उससे पहले इतना यूज नहीं होता था। तो ये 2 बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको टिडबिट्स में दी हैं और डू यू नो में आपको बताया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आज हमने जितने पॉइंट्स इसमें पढ़े हैं आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। लॉन्ग क्वेश्चन है आपको मैंने इसकी हेडिंग्स भी बना दी है, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन, एंड एट द एंड वी हैव डन जो आपकी कंक्लूजन है कैलकुलेशंस के बाद। तो ये सारी हेडिंग्स इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन की देनी है, इसको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है फॉर 5 मार्क्स। एंड अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में आपको ना आ रही हो तो यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.